एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी, वो थी हमारे पास स्पिन स्प्लिटिंग। ये हमारे पास टॉपिक था। हमने स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम जो n+1 रूल है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे n हमारा होता है किसी एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन या पर्टिकुलर न्यूक्लियस जिसका हम सिग्नल देख रहे हैं, उसके नेबरिंग में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या फिर न्यूक्लियाई होंगे, तो उसके बेस पे जो सिग्नल है वो किसी प्रोटॉन्स का वो n+1 रूल के अकॉर्डिंग हमारा सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट इस तरीके से आगे ये स्प्लिट होगा। फिर हमने ये भी देखा था कि ये डबलेट की जो इंटेंसिटी आती है जो डबलेट के अंदर जा रहा है, जैसे ये हमारा सिंगलेट है, ये हमारा डबलेट है, और ये अगर हम ट्रिपलेट अगर बनाएंगे और अगर हम क्वार्टेट बनाएंगे तो किस तरीके से इनकी जो इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो, जैसे इसका 1 आ गया, ये 1:1, ये 1:2, ये क्वार्टेट है तो 1:3:3:1, तो आगे फर्दर तो इस चीज को हमने पूरा का पूरा पास्कल ट्रायंगल के थ्रू हमने देखा था कि पास्कल ट्रायंगल के थ्रू ये चीज हम आसानी से। इसके बाद जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्पिन कपलिंग, कि किस तरीके से ये जो स्प्लिटिंग होती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी कितनी वीक होगी, वो डिपेंड करता है कि जो दोनों के दोनों जो प्रोटॉन्स हैं जिसका हम सिग्नल देख रहे हैं या फिर जिसका सिग्नल स्प्लिट हो रहा है और जिसके कारण सिग्नल स्प्लिट हो रहा है, मींस जिसका स्प्लिट हो रहा है और जिसके कारण स्प्लिट हो रहा है, उन दोनों की कपलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर मैं ये बनाऊं कि यहाँ पे मेरा ये हाइड्रोजन है और मेरा इस हाइड्रोजन का सिग्नल है वो इसके कारण स्प्लिट हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कितना स्ट्रॉन्गली कपल करेंगे, इसी चीज से डिपेंड होगा कि ये कितना स्प्लिट होगा, ये कितनी डिस्टेंस पे जाएगा। तो वही हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्पिन। समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू, जो कि ये हमारा अगर एनएमआर सिग्नल अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई एक एनएमआर सिग्नल आ रहा है इस टाइप से, ये कोई एनएमआर सिग्नल है जो कि कोई ट्रिपलेट है। यहाँ पे एक टीएमएस होता है जिसका 0 होता है। सो जो इस अगर हम देखें तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे आ रहा है हमारा, जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसका जो मिडल वाले पीक का जो सेंटर है वो हमारा यहाँ आएगा, जिसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सी से। तो इन दोनों की दोनों जो ये पीक है हमारी, इनके बीच में एक डिस्टेंस है, और इस सी और बी के बीच में भी एक सेपरेशन है। जो ये डिस्टेंस होती है इन दोनों की, इसे ही हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इन दोनों ये जो हमारे जो सिग्नल्स है वो कितनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से आ रहे हैं, वही हमारा होता है, इसी को हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और यही हमारा बताता है कि सिग्नल है वो कितने स्ट्रॉन्गली स्प्लिट हो रहे हैं और कितने वीकली। अगर ये J का जो मैग्नीट्यूड है, अगर J की वैल्यू अगर स्मॉल है तो हम ये बोलेंगे कि जो स्प्लिटिंग है वो वीक स्प्लिटिंग है। अगर J की वैल्यू अगर हमारी लार्ज आ रही है, अगर हाई आ रही है, तो लार्ज के केस में हम ये बोलेंगे कि जो स्प्लिटिंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर जो कपलिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। और जो ये J की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली किसके अंदर दी जाती है, जैसे हमें ये पता है कि यहाँ से जो ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो सिग्नल आता है वो फ्रीक्वेंसी ही होती है कि टीएमएस के रिस्पेक्ट में ये कितनी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये उसी का ही डिफरेंस होता है जो हमारा डेल्टा स्केल आता है। तो यहाँ पे ये कुछ हर्ट्ज के अंदर आएगी, जो यहाँ से जो इसका जो टीएमएस से जो डिफरेंस आएगा वो हर्ट्ज के अंदर होगा, और फिर जो यहाँ से इसका जो डिफरेंस आएगा ये भी हमारा हर्ट्ज के अंदर होगा। क्या एक्चुअल में है तो ये फ्रीक्वेंसी का ही डिफरेंस। तो ये जो पीक्स जो हमारी आती है वो डेल्टा स्केल का हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है
कि जो कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है और टीएमएस की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, और जो डिवाइड में हम लिखते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो लिखते हैं, ये फॉर्मूला हमारा यही होता है। तो एक्चुअल में जो पीक्स आती है वो हमारा फ्रीक्वेंसी ही होता है। तो जो जे की जो वैल्यूज आती है, तो जे को हम जो यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज होता है। ये फ्रीक्वेंसी ही होती है कि इन दोनों के जो सिग्नल जो स्प्लिट हो रहा है वो कितनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वो सिग्नल्स आ रहे हैं। यही हमारा जे होता है। अब इस जे को ही हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, और यही कपलिंग कांस्टेंट जो हमारा होता है ये एक पैरामीटर ही होता है जो कि हमें क्या बताता है, अमाउंट ऑफ स्पिन स्प्लिटिंग। जो जे हमारा ये कपलिंग कांस्टेंट है जो हमें ये बताएगा कि अमाउंट ऑफ स्पिन स्प्लिटिंग कितनी है, या फिर नॉर्मली अगर हम बात कर दे तो ये हमारा ये होगा कि डिफरेंस बिटवीन टू पीक्स। जो ये हमारे जो पीक्स आ रही है इन दोनों का जो कितना डिस्टेंस है, जो स्प्लिट होके पीक्स आ रही है उन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वही हमारा जे होता है और जिसे हम कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और यही कपलिंग कांस्टेंट जितना हमें क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ स्पिन स्प्लिटिंग, या फिर हम बता देंगे कि ये किसको बताएगा, स्पिन कपलिंग को। ये इसी का पैरामीटर होता है जो स्पिन कपलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। कपलिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी जे की वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम इस जे को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब इस जे को हम जो कपलिंग कांस्टेंट है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक हमारा होता है होमोन्यूक्लियर और दूसरा हमारा आएगा हेटेरोन्यूक्लियर। और होमो वर्ड का हमें ये मतलब पता है कि होमो ऑलवेज रिलेटेड होता है सेम से, और हेटेरो हमारा होता है वो ऑलवेज रिलेटेड होता है डिफरेंट से। अगर जो स्प्लिटिंग है या फिर जो कपलिंग है वो अगर सेम टाइप के न्यूक्लियाई के अंदर हो रही है तो वो हमारा हो जाएगा होमो न्यूक्लियर। और अगर वो कपलिंग अगर डिफरेंट न्यूक्लियाई में हो रही है तो वो हमारी हो जाएगी हेटेरोन्यूक्लियर कपलिंग और ये होमोन्यूक्लियर कपलिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, अगर मैं 13CH का लिखता हूं तो यहाँ पे ये C अलग है मेरा डिफरेंट न्यूक्लियाई है, और ये जो हाइड्रोजन है वो मेरा डिफरेंट न्यूक्लियाई है। ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो इन दोनों की जो कपलिंग होगी उसे हम डालेंगे हेटेरोन्यूक्लियर कपलिंग के केस में। और वहीं पे अगर मैं 13C और 13C की अगर मैं बात करूं, कार्बन कार्बन की अगर बात करूंगा, या फिर मैं अगर इस तरीके से अगर मैं बात करूंगा कि अगर इन दोनों हाइड्रोजन की अगर बात कर रहा हूं तो ये दोनों के दोनों सेम होंगे। ये हमारे पास आ जाएंगे कि ये दो हमारे पास सेम है, तो सेम आएंगे तो इन दोनों की कपलिंग को या फिर इन दोनों कार्बन की कपलिंग को हम बोलेंगे होमोन्यूक्लियर कपलिंग। अभी हम सिर्फ प्रोटॉन एनएमआर डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक मैंने 13C एनएमआर डिस्कस नहीं किया है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस हमारे किस टाइप के, सिमिलर है या डिफरेंट है, उसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि होमोन्यूक्लियर या फिर हेटेरोन्यूक्लियर है। और दूसरा हम इसे एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड सेपरेशन, मींस कि जो दो न्यूक्लियाई है वो आपस में कपल कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स का सेपरेशन है उसके बेस पे हम जे को या फिर इस कपलिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उस बेस पे अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा इसको ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड सेपरेशन। अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक तो हमारा हो जाएगा वन बॉन्ड कपलिंग जिसे हम 1J से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो 13C और H अगर लिखता हूं तो यहाँ पे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है वो दोनों के दोनों सिर्फ एक बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो ये वाली जो कपलिंग आती है वो आती है हमारी वन बॉन्ड
कपलिंग के अंदर। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स का सेपरेशन अगर 2 आ जाए लाइक दिस की, ये अगर हमारे पास हो, अगर मैं इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की अगर कपलिंग की बात करूंगा तो इन दोनों के बीच में मेरे पास यहाँ पे 2 बॉन्ड का सेपरेशन आएगा, तो इस कपलिंग को मैं बोल दूंगा 2 बॉन्ड कपलिंग, या फिर जो ऐसे टाइप के हाइड्रोजन आते हैं हमारे जो 2 से सेपरेटेड होते हैं, हमें बोलते हैं जंगल हाइड्रोजन। तो इसे हम बेसिकली एक और नाम भी देते हैं कपलिंग्स। और इसके साथ अगर बॉन्ड सेपरेशन अगर और ज्यादा हो, लाइक कि अगर हमारे पास ये आ जाए 3 आ जाए, एक बॉन्ड ये हो गया हमारा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो इन दोनों की अगर कपलिंग हो रही है वो, और ये दोनों के दोनों सेपरेटेड बाय 3 बॉन्ड्स है, तो इस टाइप की कपलिंग को हम बोल देते हैं 3 बॉन्ड कपलिंग। 3 बॉन्ड कपलिंग, और ये 3 बॉन्ड कपलिंग ये वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं 3J कपलिंग। तो 3J कपलिंग, या फिर इसे हम बोलते हैं फिशनल कपलिंग। इसके अलावा 4J कपलिंग भी आएगी हमारे पास, 5J कपलिंग भी आएगी, पर हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3J ही आएगी। हाँ, कुछ हद तक अगर हम थोड़ा कंसेप्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 2J। एक अगर हम बेसिक सी बात करें तो जैसे ये 2 न्यूक्लियाई है, वो 2 न्यूक्लियाई आपस में कितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे वो इसी चीज पे डिपेंड करेगा ना कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ज्यादा है। अगर जो 2 न्यूक्लियाई है अगर वो सेपरेटेड है, वो उनकी डिस्टेंस ज्यादा है, अगर वो दूर दूर है, तो उस केस में वो उतना स्ट्रांगली कपल नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि अगर इन दोनों में से अगर इन सब में से अगर हम बात करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो कपलिंग आएगी वो ऑलवेज हमारी क्या होगी, 1J होगी, 1 बॉन्ड की। फिर उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग आएगी वो हमारी आएगी 2J कपलिंग, और फिर उसके बाद हमारी आएगी 3J कपलिंग। ये हमारा जनरल ऑर्डर रहता है कि जो कपलिंग की जो वैल्यू आती है वो हमारी इसी ऑर्डर के अंदर आएगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी अगर कपलिंग की अगर बात करूं तो इन दोनों की जो कपलिंग है वो लगभग हमें मिलती है 150 हर्ट्ज के अराउंड J की वैल्यू। और वहीं पे अगर मैं इनकी अगर बात करता हूं 10 हर्ट्ज भी मिलेगा, 14 हर्ट्ज भी मिलेगा, 16 हर्ट्ज भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल बेसिक अगर कंसेप्ट की बात करें तो यही आएगा हमारे पास। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो वहां पे ये जो कपलिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी, कपलिंग स्ट्रेंथ है वो कम होगी। तो अगर हम 1J कपलिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1J कपलिंग में हमारे पास ये 2 न्यूक्लियाई आएंगे। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल लिखता हूं CH का, तो एक न्यूक्लियाई मेरा इधर होगा और एक न्यूक्लियाई इधर होगा। तो इन दोनों की अगर हम कपलिंग की बात करें तो वो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि ये न्यूक्लियाई है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। इसके लिए जो हाफ है I=हाफ भी आ सकता है, -हाफ भी आ सकता है। तो एक अगर हमारा अपर डायरेक्शन में है, ये दोनों अप डायरेक्शन में होंगे, या फिर एक हमारा अप डायरेक्शन में होगा और दूसरा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये इसी चीज के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि इन दोनों के केस में एक हमारा लोअर एनर्जी स्टेट का होगा जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक हमारा हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा। तो इसे मैं लिख देता हूं कि ये मेरा लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर है और ये हमारा क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट के अंदर आएगा। तो यहाँ से जो कपलिंग है वो हमारी 2 तरीके से कपलिंग। और 2J कपलिंग की अगर हम बात करें तो हम अगर यहाँ से ये एग्जांपल अगर लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियाई ना होके ये अगर बॉन्ड पेयर अगर बना रहा है तो इस बॉन्ड के पास यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन की बात करें तो हमें ऑलवेज पता है कि दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे हमारे पास एंटी पैरेलल। ये अगर अप है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, और ये अगर अप है तो ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। अब दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास एक केस और भी बना सकते हैं हम यहाँ पे कि ये अगर हमारे पास इस तरीके से है तो यहाँ से
अगर इसके हम इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास अप है, ये डाउन है। अगर इसको हम अगर डाउनवर्ड लेते हैं तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारा अप की तरफ आएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसके बाद हमें ये भी पता है कि अगर हम न्यूक्लियाई की अगर स्पिन की ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होती है, अपोजिट होगी एज कम्पेयर इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ पे डाउनवर्ड अगर शो कर रहा हूँ तो मेरा जो इसका जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की जो स्पिन है वो मेरी ऊपर की तरफ होगी, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की स्पिन भी मेरी क्या आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसकी अगर स्पिन है वो ऊपर की तरफ आएगी, और इसकी हाइड्रोजन की स्पिन है वो हमारे नीचे की तरफ आएगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्टेट्स है वो बना सकते हैं। इसकी एक हमारी ये हायर एनर्जी स्टेट्स के अंदर जाएगी, और ये हमारी लोअर एनर्जी ये हमारी लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगी, और ये हमारा हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो स्टेट्स है वो इस तरीके से जनरेट हो सकती है। फिर अगर हम बात करें एक कंसेप्ट की और की, अगर हम बात करें कि अगर हमने यहाँ पे ये लिया है तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अगर एक दूसरे के साथ कपल कर रहे हैं तो ये कपल करेंगे, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है। अगर ये अल्फा एंगल अगर हम डिक्रीज करते जाएंगे तो अल्फा एंगल डिक्रीज करने से क्या होगा कि ये दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और क्लोज आने से ये क्या होगा कि इन दोनों के बीच की जो कपलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे हमारा अल्फा अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में हमारा जो जे है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिस्कस करते हैं 3J कपलिंग की या फिर 3 बॉन्ड कपलिंग की, जो कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो 3J कपलिंग को हमने डिस्कस किया था, जो पीछे जो हमने स्प्लिटिंग के जितने भी एग्जांपल किए थे वो किए थे हमने 3J कपलिंग के बेस के ऊपर ही। वो एग्जांपल थे जो N+1 रूल जो हमने बनाया था वो। तो 3J स्प्लिटिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3J कपलिंग को ब्रीफली समझने के लिए हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास ये इंटरेक्ट करते हैं। ये हमारे पास ये कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे के साथ कपल कर रहे हैं, बट ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू। तो ये किस तरीके से कपल करेंगे, तो यहाँ पे जो ये दोनों हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट कार्बन के ऊपर है। तो इसीलिए ये दोनों के दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। जो ये इंटरेक्शन होगी इनकी, वो इंटरेक्शन किस तरीके से होगी, यहाँ पे वो इंटरेक्शन होगी इनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू। तो अगर हम इनके ऑर्बिटल्स अगर हम देखें तो ये हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड है और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो ये दोनों के दोनों जो सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे, ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी, तो ये दोनों जो बॉन्ड्स है ये CH सिग्मा बॉन्ड और इसका कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स है वो लगभग आप यही मानेंगे हम कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इन दोनों की जो दो ऑर्बिटल्स अगर हमारे आएंगे, सिग्मा ऑर्बिटल्स अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो वो इस तरीके से ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे। ये हाइड्रोजन का हो गया, तो ये भी हाइड्रोजन का हो गया। तो इस ये दोनों हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये इंटरेक्ट करेंगे थ्रू द ओवरलैपिंग ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड, या फिर सिग्मा जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं हमारे पास, ये सिग्मा बॉन्ड्स के ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, इन्हीं ऑर्बिटल्स के थ्रू ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेक्ट करने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास इन दोनों की जो ओवरलैपिंग है वो होनी चाहिए। सो इन दोनों की ओवरलैपिंग हम किस तरीके से करा सकते हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग के लिए हमें यही देखना होगा कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराने के लिए हम एक चीज देखते हैं कि अगर हमारे पास ये दो ऑर्बिटल्स है, अगर ये दो ऑर्बिटल्स हमारे पास इस तरीके से हो कि एक मेरा ऑर्बिटल यहाँ पे है और एक मेरा ऑर्बिटल इस तरीके से, अगर मेरा ऑर्बिटल अगर आ रहा है ये हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच का
यहाँ से इन दोनों के बीच का अगर मैं एंगल अगर ड्रा करूं तो ये एंगल मेरा आएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के एंगल पे इन दोनों की जो ओवरलैपिंग है वो हमारी ओवरलैपिंग है, मिनिमम ओवरलैपिंग है। दूसरा, अगर ये दोनों इसी तरीके से अगर बनाए हम, जो यहाँ पे अगर बनाया हुआ है, तो अगर इस तरीके से अगर हम इन दोनों को अगर ड्रा करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों की जो ओवरलैपिंग है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर इस एंगल को अगर मैं 0 डिग्री डिफाइन करता हूँ, ये अगर 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, या फिर अगर इसको इस तरीके से अगर हम बनाएं, तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग इनकी होगी, कि जिसे मैं 180 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर हमारे पास ये 3 एंगल अगर मैंने बनाए हैं, तो ये मेरा 0 डिग्री एंगल हो गया। तो 0 डिग्री पे जो इनकी जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम है। 90 डिग्री पे इनकी जो ओवरलैपिंग है वो मिनिमम हुई, और 180 के अगर हम जा रहे हैं तो 180 पे जाके फिर से ये जो ओवरलैपिंग है वो हमारे मैक्सिमम हो जाती है। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैंने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 0 डिग्री पे जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम है। 0 डिग्री के बाद हम गए 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे मिनिमम है। 90 के बाद फिर अगर हम 180 जाते हैं तो ये जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको ये बताया है कि अगर ओवरलैपिंग अगर मैक्सिमम है तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम होने से जो कपलिंग है वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे जो जे है वो हाई होगा। अगर ओवरलैपिंग मिनिमम है तो जे हमारा लो होगा, और अगर फिर से यहाँ पे मैक्सिमम है तो जे हमारा क्या होगा, हाई होगा। तो हमें ये 3J कपलिंग अप्लाई करते समय हमें यही चीज देखनी है कि जो ऑर्बिटल्स है, जो कार्बन हाइड्रोजन के जो दोनों ऑर्बिटल्स है वो किस तरीके से, या फिर दोनों बॉन्ड्स है वो किस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर पाएंगे। तो इस चीज के लिए हमारे पास एक रिलेशन आती है इसी एंगल के बेस पे, जो एंगल जो मैंने लिखा है यहाँ पे जिसमें थीटा लिख रहा हूँ, इसी एंगल के बेस पे हमारे पास एक रिलेशन आती है जिसे हम बोलते हैं कार्पलस रिलेशन। तो इस कार्पलस रिलेशन के बेस पे तो जे हमारा होता है जो दो हाइड्रोजन्स के बीच का जो जे की वैल्यू आती है वो हमारी आती है a प्लस बी कोस अल्फा प्लस सी कोस 2 अल्फा। तो यहाँ पे जो हमारा a की जो वैल्यू आती है तो a की वैल्यू होती है 7, b की वैल्यू होती है -1 और c की वैल्यू होती है 5। तो ये रिलेशन हमारी होती है इस तरीके से। सो कोस अल्फा प्लस 5 कोस 2 अल्फा। तो ये j की वैल्यू है। ये रिलेशन कई बार डायरेक्ट रिलेशन पूछ ली जाती है कि कार्पलस रिलेशन है वो कौन सी रिलेशन है। तो यहाँ पे इस रिलेशन को भी हमें याद रखना चाहिए। तो ये हमारे पास ये चीज आ गई। तो इसको इसी चीज को हम देखते हुए ये मैंने आपको बता दी 3J कपलिंग है वो किस तरीके से अप्लाई होगी, कहाँ पे ये जो J की वैल्यू है वो हाई होगी और कहाँ पे J की वैल्यू है वो लो होगी। और अगर हम इसका अगर हम डायग्राम अगर बनाए, एक डायग्राम के थ्रू अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, अगर ये हमारा एंगल होगा थीटा होगा और ये हमारी J की वैल्यू आएगी साइड, यहाँ 0 से अगर स्टार्ट करें यहाँ पे 180 पे जाए तो ये जो रिलेशन है वो हमारी इस तरीके की रिलेशन आएगी कि थीटा 0 के ऊपर ये वैल्यू मिनिमम आएगी J की वैल्यू, और थीटा 90 के ऊपर ये वैल्यू है वो मिनिमम आएगी, और 0 और 180 के ऊपर ये वैल्यू है J की वैल्यू है वो हाई आएगी। अब इसी चीज को हम एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम 2-3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। हम वो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे जिनके लिए हमें जो J की वैल्यू है वो हमें याद रखनी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल या फिर J कपलिंग जो हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं साइक्लोहेक्सेन से। तो साइक्लोहेक्सेन में अगर एक मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे है,
यहाँ पे मेरे पास कोई और मॉलिक्यूल अगर होंगे एक्स वाई जो कुछ भी लिखो, तो ये मेरा एक्सियल पोजीशन पे है, ये भी एक्सियल पोजीशन पे है, और ये एक्सियल पोजीशन हमारे पास 1-2 एक्सियल पोजीशन है। तो 1-2 जो एक्सियल पोजीशन होती है, दोनों अगर एक्सियल एक्सियल हो तो वो हमारे पास ट्रांस स्ट्रक्चर होता है, ये चीज हमें पता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने ये चीज सीखी है कि अगर 1-2 पोजीशन पे और दोनों एक्सियल पोजीशन पे अगर आ जाए तो वो हमारा होता है ट्रांस, या फिर दोनों अगर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आ जाए तो वो भी हमारे पास क्या होता है, ट्रांस होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच का अगर हम एंगल देखेंगे तो जो एंगल है वो हमारा क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये एंगल है वो 180 डिग्री है। वही अगर इसका मैं अगर दोनों में से किसी एक को अगर मैं इक्वेटोरियल पे लिखता हूं और एक को एक्सियल पे लिखता हूं, तो यहाँ पे इस टाइम जो इनका एंगल होता है, ये एंगल हमारा इन यहाँ पे इक्वेटोरियल और ये अगर मेरा एक्सियल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा आएगा 60 डिग्री एंगल रहता है ये। और वहीं पे अगर मैं इसको अगर दोनों के दोनों अगर इक्वेटोरियल अगर रख दूं हाइड्रोजन को, तो ये भी मेरा इक्वेटोरियल है और ये भी मेरा इक्वेटोरियल है, ये मेरा एक्सियल पोजीशन अगर है, तो ये दोनों अगर इक्वेटोरियल पोजीशन अगर आएगी तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे मेरा जो थीटा है वो हमारा आएगा 60 डिग्री। तो अगर ये तीन केस अगर हमारे पास आते हैं तो इन तीनों के तीनों केस के अंदर यहाँ पे थीटा है वो 180 डिग्री है, और हमें ये पता है जब थीटा 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे ये जो जे की वैल्यू है वो आएगी मैक्सिमम। तो इस केस में जो जे की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू अराउंड आती है हमारी 10 to 14 हर्ट्ज आएगी, और इस केस में जे की वैल्यू है वो 2 to 5 हर्ट्ज आएगी, और इसकी भी जे की वैल्यू है वो 2 to 5 हर्ट्ज आएगी। तो हमें यही देखना है अगर हमारे पास साइक्लिक अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो और उस केस में अगर एसिड टाइप की अगर हमें कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिले, तो हमारे पास वो केस क्या होगा कि दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं वो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर एक्सियल पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन्स होंगे। अगर ये वैल्यू अगर लो है तो उस केस में एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल होगा। तो ये केस हो गया। तो हमें यही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एक तो हमारे लिए जे की वैल्यू है ये होगी। फिर अगर हम बात करें इसी तरीके से एक और की अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो आता है एल्कीन्स के अंदर। तो एल्कीन्स के अंदर अगर हम बनाएं तो एल्कीन्स के अंदर अगर हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पे अगर ये दो हाइड्रोजन है हमारे पास और एक हमारे पास ये जो सिस और ट्रांस है, ये मेरा सिस स्ट्रक्चर है और ये मेरा ट्रांस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो ये वाला जो ट्रांस स्ट्रक्चर है अगर हम उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो जे की जो वैल्यू है वो आती है 11 to 18 हर्ट्ज के अराउंड, और सिस के लिए जो ये वैल्यू आती है वो हमारी आती है 6 to 10 हर्ट्ज के अराउंड। अब आप देखोगे कि ये दोनों हाइड्रोजन क्लोज है, तो यहाँ पे इसके लिए जो जे की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, जबकि इसके लिए कम होनी, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन दूर चले गए। बट एक्चुअली क्या है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वो बॉन्ड जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू करते हैं। तो अगर हम इनके लिए अगर हम बॉन्ड अगर ऑर्बिटल्स अगर हम ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है वो थोड़ा इस तरीके से निकल के आएंगे। ये मेरा कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसका यहां से इस तरीके से और इसका यहाँ पे ये हाइड्रोजन में निकल के आता है। तो इन दोनों के ऑर्बिटल्स है वो इस तरीके से हो गए, और यहाँ पे अगर मैं इसके लिए ड्रा करता हूँ तो इसके लिए जो मैं ड्रा करूंगा तो वो मेरा एक तो मेरा आएगा इस तरीके से और दूसरे का आएगा इस तरीके से। अगर आएगा तो हम ये देख सकते हैं
कि यहाँ की जो ओवरलैपिंग है इस केस में ओवरलैपिंग है, तो ट्रांस के केस में जो ओवरलैपिंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके सिस के केस में। तो मेरी जे कपलिंग है वो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, वो में स्ट्रॉन्ग होगी ट्रांस के केस में। तो ट्रांस के केस में अगर जे कपलिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें यही ध्यान रखना है कि अगर हमारी ये वैल्यू अगर आती है 11 to 18 तो वो स्ट्रक्चर हमारा ट्रांस होगा। अगर ये वैल्यू अगर कम है तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सिस स्ट्रक्चर होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद एक और जो लास्ट में बताना चाहूंगा वो मेरे पास आता है बेंजीन का। तो बेंजीन में बहुत बार ये सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे पास कि जो मॉलिक्यूल है, जो ग्रुप्स लगे हैं वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है, पैरा पोजीशन के ऊपर है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, सॉरी ये मेटा पोजीशन है और ये हमारी पैरा पोजीशन आएगी। तो अगर इसके केस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन निकल के आती है कि ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्लोज है। यहाँ पे इनको देखें तो ये सेपरेटेड है 1 2 3 4 बॉन्ड्स के थ्रू, 1 2 3 4, और ये यहाँ पे 5 बॉन्ड्स के थ्रू सेपरेटेड है। तो हमारे पास ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के मेटा है और ये हमारा है पैरा। तो ऑर्थो के, तो अगर हम इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे ऑर्थो के केस में दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्लोज इनफ है, इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, यहाँ पे फिर से डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। तो जो कपलिंग आएगी, जे कपलिंग आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी, यहाँ पे इसकी कपलिंग आती है 0 से 10 के बीच में, इसकी कपलिंग आती है 2 to 3 के बीच में, और इसकी कपलिंग आती है 1 to 2 हर्ट्ज के बीच में। तो अगर 6 to 10 हर्ट्ज है तो हमें यही देखना है कि जो ये हाइड्रोजन होंगे वो दोनों के दोनों ऑर्थो पोजीशन पे होंगे। तो यही है हमारा स्पिन स्पिन कपलिंग के बारे में। तो ये वाली जो कपलिंग है वो 1 2 3 4 बॉन्ड्स के थ्रू सेपरेटेड है, तो इसे 4J कपलिंग बोलते हैं। और ये 1 2 3 4 5 से सेपरेटेड है तो इसे 5J कपलिंग बोलते हैं। यही है। इसी तरीके से अगर हम एक और अगर एग्जांपल अगर बनाएं तो जैसे मैं अगर प्रोपेन का बनाता हूँ, साइक्लोप्रोपेन का अगर मैं एग्जांपल बनाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अगर इन दोनों को अगर मैं ट्रांस पोजीशन पे अगर लेके चलता हूँ तो ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन मेरा इधर आएगा। तो इन दोनों के केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री आएगा, और इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालें तो वो आएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सिस है और ये ट्रांस है, तो इस केस में जो जे की वैल्यू है वो सिस के केस में ज्यादा होगी और जे की वैल्यू यहाँ पे ट्रांस के केस में कम होगी। तो इस तरीके से हमें एंगल देखने हैं, एंगल्स क्या आ रहे हैं उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सी जे वैल्यू ज्यादा है और कौन सी जे वैल्यू है वो कम है। तो ये हमारा हुआ जे कपलिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही ध्यान रखना है, एक पैरा का एक हमारा बेंजीन में ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, अगर ऑर्थो हाइड्रोजन है दोनों के दोनों तो वो ध्यान रखना है। दूसरा हमें साइक्लोहेक्सेन के एक्सियल इक्वेटोरियल, और तीसरा हमें एल्कीन्स के अंदर सिस और ट्रांस का जो 3 कपलिंग है वो हमें ध्यान रखनी है कि ऑलवेज हमारी क्या आएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिक सिंपल से एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे कि एनएमआर का स्ट्रक्चर है। सो एनएमआर के थ्रू हम स्ट्रक्चर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा के थ्रू।